जय हिंद साथियों। उम्मीद है आपको ऑडियो प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा और वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। साथियों, यूपी पेट के जीएस की 30 क्लास है जो कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्लास है। इस क्लास में हमने प्राचीन इतिहास प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए विभिन्न एग्जाम, ग्रामीण विकास अधिकारी, लेखपाल और कई तरह के एग्जाम आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए जितने भी एग्जाम हैं प्रीवियस ईयर, उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज पूछा है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसमें खोजा गया पहला जो स्थान था वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था और रंगपीर की खोज रंगनाथ राव ने किया था। जैसे ये बहुत भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे हमने इसको इसलिए करा दिया है कि जैसे आसान बहुत जल्दी से हो गया, जैसे रंगपुर और रंगनाथ राव थोड़ा सेम सेम है, तो इसलिए हमने इसको करा दिया। बाकी लोथल की खोज किया था SR राव ने। इस तरीके से पहला प्रश्न खत्म हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो था धौलावीरा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पन्न करने वाले पहले थे। दूसरा है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों को कवर करती है। डी है सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो प्रश्नों को देखकर आपको पता चल गया होगा कि इसमें ऑप्शन ए सही है। कपास का उत्पादन करने वाले ये पहले, इन्होंने लकड़ी के बक्से में अपना अनाज भंडारित नहीं किया था। बाकी देखिए पश्चिम बंगाल, इस तरीके से ये सारे प्रश्न गलत हैं, ए सही है। पूछ रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? हमने पीछे डिस्कशन किया कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लोथल की खोज SR राव ने किया था। इस तरीके से मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ डेड। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? घोड़े की अस्थियों के अवशेष पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। वैदिक काल में वेद से संबंधित प्रश्न आया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो उपवेद कौन है? देखिए 4 वेद और 4 उपवेद। 4 वेद कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 उपवेद कौन? 4 उपवेद कौन? आयुर्वेद, सिलवेद, गंधर्व वेद और शस्त्र शास्त्र वेद। तो इनमें से योग वेद उपवेद नहीं है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। गंधर्व वेद जो है नृत्य से संबंधित है, नृत्य एवं संगीत से गंधर्व वेद। और शिल्प वेद भवन निर्माण से, और शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध कला से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। कह रहा है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता जो इंद्र हैं किसके देवता हैं? ये है वर्षा एवं चक्रवात के। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता या सबसे शक्तिशाली देवता माने गए हैं ऋग्वेद में। आगे चलते हैं। कुछ कह रहा है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? पंचगव्य में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, यही 5 सम्मिलित किया जाता है, इन्हीं को कहते हैं पंचगव्य। इनमें से कौन नहीं है? वो है तुलसी। तुलसी को पंचगव्य में शामिल नहीं किया जाता। आगे चलते हैं। कह रहा है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो ये हुआ था शतपथ ब्राह्मण में। किसमें हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। ब्राह्मण होते हैं जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण को कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं। हम आगे प्रश्न में डिस्कस करेंगे इसको। ये देखिए ये तुरंत आ गया कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण कहलाते हैं। कुल वेद कितने? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, याद रखेंगे। देखिए ब्राह्मण की बात चल रही थी, तो किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है उसको देखते हैं। मतलब किस वेद का गद्य, जो गद्य प्रकरण है वो कौन सा है? जैसे ऋग्वेद का गद्य प्रकरण कौन है? ऐतरेय व कौशिकी। ऐतरेय व कौशिकी ऋग्वेद का गद्य प्रकरण है। यजुर्वेद का कौन है? शतपथ व तैत्तिरीय। शतपथ व तैत्तिरीय। देखिए प्रश्न में यही पूछा गया है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के किसके मूल पाठ हैं? तो किसके हैं? यजुर्वेद के। ये सही होगा। बाकी सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ है, सामवेद का पंचविश है, यजुर्वेद का शतपथ व तैत्तिरीय है और ऋग्वेद का ऐतरेय व कौशिकी है। आगे चलते हैं।
कह रहा है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में हमको 3 मंडल में विशेष ध्यान देना है, जैसे तीसरा मंडल, सातवां मंडल और 10वां मंडल। तीसरा मंडल किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से संबंधित है। सातवें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है, और जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण की का उल्लेख किया गया है। देख लेंगे। कह रहा है गायत्री मंत्र किस संबंधित है? तो ये संबंधित है सावित्री से। ये चलते हैं। पूछ रहा है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ये थी भरत की पत्नी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? तो ये टोटल 18 दिन तक चली थी। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए ये सब जिसमें इसमें जितने प्रश्न हैं सब यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? मतलब ये रहा है कि निरंजना नदी के तट पर कौन सा पवित्र स्थल स्थित है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वो कौन सा है? बोध गया। बोध गया क्यों इतना पवित्र है? क्योंकि भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजन नदी के तट पर बोध गया। आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया। जैसे यहीं पर वो जो बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। नहीं, सारनाथ ने दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ये देखिए, ये कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। फिर कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था। नहीं, निर्माण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं, वो होता कुशीनगर में। कुशीनगर में कहाँ? आगे चलते हैं। देखिए पैदा कहाँ हुए थे? नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी में। आगे चलते हैं। प्रश्न बता रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, जिनका पूरा नाम है गौतम बुद्ध। आगे चलते हैं। पूछ रहा है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसमें होगा महाबोधि मंदिर, क्योंकि हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला ये होगा। नहीं होगा तो कौन? महाबोधि मंदिर। देखिए प्रश्न आ गया है कि गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ये कुशीनगर में। हमने पीछे बताया आपको, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। देह त्याग की प्रक्रिया को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब उपदेश दिया उसको बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन, और जब गृह त्याग किया उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। याद रखेंगे इसको। महाविनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, धर्मचक्र मतलब पहला उपदेश दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। महापरिनिर्वाण देह त्याग की प्रक्रिया, जब देह त्यागा था उसको कहते हैं कुशीनगर में। कहीं कहीं कुशीनारा देखेंगे आप, पर किताब को देखेंगे। देखिए प्रश्न है उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। वही पूछा गया है कुशीनगर में। कह रहा है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर अपने पहला उपदेश दिया था। कौन सा है? ये देखिए डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। आगे चलते हैं। कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो वो है सारनाथ। कुशीनगर एक बार फिर से देख लीजिए। कुशीनगर यहाँ पर देह त्याग गया। फिर आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत का प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते कहाँ दिया था? जहां से अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रश्न कई बार पूछा गया है ये, और परीक्षाओं में पूछा गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। पैरा पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? त्रिपिटक कौन है? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। त्रिपिटक कौन है? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक, यही तीनों। बाकी ये नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नागार्जुन के बारे में पूछा है। नागार्जुन कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। याद रखेंगे ये परीक्षा चकबंदी लेखपाल में पूछा था कि पूछा गया था ये 2015। देखते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना गया है? तो वो है कौन? बनारस, जिसको वाराणसी कहा जाता है। प्रश्न है
कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? बिंबिसार और भगवान बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। भगवान बुद्ध और बिंबिसार के चिकित्सक थे। देखिए प्रश्न में एक ऑप्शन में दिया है अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार के ये पुत्र थे अजातशत्रु। उत्तर सही है जीवक। आगे चलते हैं। जैन धर्म संबंधी कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए। ये देखिए राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया। तो पहले जैन तीर्थंकर पूछा गया। देखिए पहले जैन तीर्थंकर 23वें और 24वें, ये तीनों महत्वपूर्ण है। पहले जैन जैन तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव। पारसनाथ लिखा है, ये पार्श्वनाथ होगा। पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये 23वें थे और 24वें महावीर स्वामी, ये थे 24वें। आगे चलते हैं। देखिए पूछा गया 24वें तीर्थंकर जो कि अंतिम थे, कौन थे? महावीर स्वामी। आगे चलते। त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न की बात कही गई है। तो त्रिरत्न कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान। देखिए सही ज्ञान, सही ज्ञान, सही ज्ञान तीन ऑप्शन में है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मतलब सम्यक विश्वास, सही विश्वास। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये सी सही है। सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, डी सही है। कौन सही है? देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। आगे चलते। देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पूछा गया 2000, अपडेटेड है अभी ये। कह रहा है मनुष्य जीवन का सर्व जिसका अर्थ है कैवल्य क्या है? जैन धर्म में कैवल्य क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म में इसको कैवल्य माना गया है। आगे चलते हैं। मौर्य काल संबंधित प्रश्न आ गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हमने केवल उसी को ऐड किया है, अपनी तरफ से एक भी सवाल नहीं ऐड किया है, एक भी प्रश्न नहीं ऐड नहीं किया है। हो सकता है किसी के पीछे ये टाइप करना हम भूल गए हों, लेकिन इसमें जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे। तो पीईटी में आने की संभावना ज्यादा हो सकती है क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस एग्जाम ये भी कराएगी और जिसमें जो इसमें ऐड किया गया है वो सभी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस नहीं कराया। देखते हैं प्रश्न को। मौर्य काल से मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी। यहाँ से एक और की लिख लीजिए, इंडिका के लेखक कौन? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन? मेगास्थनीज। वह मूल रूप से किस देश से थे? तो वो यूनानी थे, यानी कि ग्रीस से संबंधित थे। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? मेगास्थनीज। आप बताइए कमेंट में। विशाख दत्त द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं। विशाख दत्त द्वारा लिखी पुस्तक मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है संस्कृत भाषा में। विशाख दत्त। हमने पुस्तकों के बारे में आगे कई डिटेल में चर्चा किया है इसी में। कह रहा है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय हमें शिलालेख में किया गया है जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है। इनके शिलालेखों में सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग किसकी राजधानी थी? कलिंग की राजधानी कौन थी? पूछ रहा है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग राजधानी कौन थी? तो ये थी तोसले। कलिंग की राजधानी तोसले। चलिए प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो कौन नहीं था? वो था कश्मीर, कर्नाटक, गुज्जर और कामरूप। इसमें से कामरूप नहीं था। देखिए कनिष्ठ साहिब में पूछा गया। देखिए कनिष्ठ साहिब की परीक्षा होने वाली है, उनके लिए विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था किस शिलालेख में? अशोक की कौन सी? ये था शाहबाज गढ़ी। हाँ शाहबाज गढ़ी। ये राजस्व निरीक्षक पूछा गया है। प्रश्न क्या है एक बार देखते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो वो था शाहबाज गढ़ी। आगे चलते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख हमने पीछे इसके बाद चर्चा किया जिसमें कलिंग विजय का उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण भी है 13वां शिलालेख। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन था?
मतलब मौर्य काल में सबसे अच्छी प्रतिमान कौन था, सबसे अच्छा प्रतिमान कौन था? ये था स्तंभ, बाकी स्तूप, चैतन्य या बारादरी। आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है अशोक का सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ, एक स्तंभ पर देखिए, ये ये जो है, प्रश्न ये है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ किस स्तंभ पर था, किस स्तंभ पर था? ये है, यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे आप। तो अशोक का सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ किस पर, किस एक स्तंभ पर था? तो वो था सारनाथ का स्तंभ, अशोक का सारनाथ का स्तंभ, जो कि आप देखते होंगे मुद्रा उद्राओं में। आगे चलते हैं। प्रश्न है मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो जो मौर्य अर्थव्यवस्था थी, मौर्य अर्थव्यवस्था ये किस पर निर्भर थी? कह रहा है देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो कौन है? अशोक, सम्राट अशोक। आगे चलते हैं। मौर्योत्तर काल आ गया है। तो मौर्योत्तर काल में पहला प्रश्न कौन सा है? कुशाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुशाण जो थे मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुशाण कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। कुशाण मध्य एशिया के निवासी थे, ना कि तिब्बत, ईरान और चीनी तुर्क। आगे चलते हैं। कह रहा है कनिष्क प्रथम के शासनकाल में के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद रहता था? पराशर, चरक, सुश्रुत या धन्वंतरी? तो ये था चरक। जो कनिष्क के समकालीन था वो था चरक। इन्हीं की एक पुस्तक है चरक संहिता, इन्हीं की पुस्तक है चरक संहिता, जिसमें जिनमें दवाओं के बारे में चर्चा की गई है, मेडिसिन की। चरक संहिता किससे संबंधित है? मेडिसिन से। आगे चलते हैं। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? ये था कुशाण काल में। प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसको ऐड कर दिया है हमने। कह रहा है दी गई जानकारी के हिसाब से आप उस राजवंश की स्थापना, उस राजवंश की पहचान कीजिए। मतलब कौन राजवंश, चोल, दास या सुंग? जानकारी क्या दी गई है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। देखिए पुष्यमित्र सुंग ने एक ही वंश स्थापना की थी, सुंग वंश। आप चाहे आगे चाहे ना पढ़े, सवाल यहीं से क्लियर हो जाता है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। वही है पतंजलि गौरव ग्रंथ महाभाष्य से। देखिए पतंजलि का एक ग्रंथ है महाभाष्य, इसको याद रखेंगे आप, इसमें से बस यही दिया है किस वंश की स्थापना की थी, तो शुंग वंश की स्थापना की थी। बाकी इसी से रिलेटेड आगे है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। कह रहा प्राचीन ग्रंथ के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? देखिए चरक किसके समकालीन थे? चरक कनिष्क के समकालीन थे। और जो पतंजलि हैं, पतंजलि किसके समकालीन थे? वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन समकालीन थे। देखिए पतंजलि का पुस्तक महाभाष्य आया है। आगे चलते हैं। देखिए संवत के बारे में चर्चा की हमने पहले ही वीडियो में, चारों संवत को क्लियर कर दिया था। एक बार फिर से सभी को रिवाइज करेंगे। विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, विक्रम संवत 15, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। शक संवत, शक संवत 78 ईस्वी में, 622 ईस्वी में स्टार्ट होता। और बताइए आप कमेंट में, अगर आपने पिछला वीडियो देखा आपको पता है। आगे चलते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको देख लेंगे। कह रहा खगोलविद बराहमीर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? महत्वपूर्ण सवाल है। जो बराहमीर थे और महाकवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। विक्रमादित्य है, बिंबिसार है, बिंदुसार है, पृथ्वीराज चौहान, ये विक्रमादित्य सही है। आगे चलते हैं। देखिए किताब के बारे में हमने बताया था कि हमने अच्छी तरीके से डिटेल में एकदम चर्चा किया है। तो अभिज्ञान शकुन पुस्तक के लेखक पूछा है, अभिज्ञान सकुंतलम कालिदास का। कालिदास के और जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, उसके बारे में देख लेते हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास की मेन पुस्तकें हैं, मेन ग्रंथ हैं। इसको आप याद रखेंगे। इसी तरीके से और पुस्तक और उनके लेखक की हम चर्चा करेंगे। कह रहा है भारत भारती के लेखक कौन है? जैसे भारत, देखिए इधर लिखा है पुस्तक,
इधर लिखा है पुस्तक, उधर लिखा है लेखक। तो ध्यान दीजिएगा, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। हुमायूंनामा के कौन लिखा है? गुलबदन बेगम ने। कादम्बरी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। कामसूत्र वात्स्यायन ने। बुद्धचरितम अशोक घोष ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। तो चलिए भैया देखते हैं प्रेम वाटिका के लेखक कौन है। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। महाभारत के लेखक वेद व्यास। मुद्रा राक्षस के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। राजतंगनी के लेखक हैं कल्हड़। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। किताब उल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। गोदान और गबन के प्रेमचंद। और कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रामधारी सिंह दिनकर। फिर से एक बार देख लेते हैं इन सबको हम। अभिज्ञान शाकुंतलम का पूछा था, जिसके लेखक हैं कवि कालिदास, महाकवि कालिदास। कालिदास की और प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? वो कौन कौन सी हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार और अभिज्ञान शकुंतलम। कौन कौन सी हैं? रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, ऋतुसंहार और अभिज्ञान शकुंतलम। ये हैं कालिदास की पुस्तकें। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। बुद्धचरित अशोक घोष ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। प्रेम वाटिका रसखान ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। महाभारत वेद व्यास। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि। राजतरंगिणी कल्हड़। और अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से। किताब उल हिंद अलबरूनी ने। गोदान और गबन प्रेमचंद ने। कुरुक्षेत्र उर्वशी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। गोदान गबन प्रेमचंद, किताब उल हिंद अलबरूनी। सबको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। पूछ रहा है गुप्त काल की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये कौन थी? प्रभावती देवी। उत्तर कौन सा सही है? उत्तर सही है प्रभावती देवी। प्रभावती देवी कौन थी? प्रभावती देवी चंद्रगुप्त की पुत्री थी प्रभावती देवी। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा मतलब किसके अलावा? तो वो थे कौन? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम कौन से हैं? चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, कौन सा नहीं है? समुद्रगुप्त। यही इसमें से सही होगा, बाकी ये सब है। प्रश्न में जो पूछा है उसके रिगार्डिंग ये समुद्रगुप्त सही है। चंद्रगुप्त के जो प्रसिद्ध सलाहकार हैं वो कौन थे? चाणक्य। उनके अन्य नाम कौन से हैं? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। आगे चलते हैं। देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पूछा है 2018। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो वो था थानेश्वर का। कहाँ का? थानेश्वर का। आगे चलते हैं। कह रहा हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को नियंत्रण में लिया था। 5 इंडीज को नियंत्रण, इनमें से 5 इंडीज कौन से हैं? 5 इंडीज कौन से हैं? वो है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आगे चलते हैं। कादम्बरी के लेखक पूछा है, हमने भी पीछे देखा होगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण लिखा है, बाणभट्ट। बाणभट्ट। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें से चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और संगम वंश से जो प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं एक बार। इसके ये वंश दक्षिण भारत के बाद प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मध्यकालीन इतिहास, जो कि इसके तुरंत बाद वीडियो में आने वाला है। इस वीडियो के बाद इस वीडियो में केवल दक्षिण भारत तक की चर्चा की गई है, जो कि प्राचीन इतिहास में है। मध्यकालीन इतिहास को एक अलग वीडियो में हम देखेंगे। कहा गया है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा साहित्य जो है संगम साहित्य के प्रसिद्ध में है? ठीक है, संगम साहित्य मतलब दक्षिण भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो कॉमन सेंस से तमिल साहित्य उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर पूछ रहा है। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ? हम्पी में। हम्पी में है ये। आगे चलते हैं। तेरा सिंचाई सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? देखिए प्रश्न को इसको देख लेंगे आप। आगे चलते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वेल्लन वगाई। वेल्लन वगाई। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में दी जाने वाली दान को क्या?
दी जाने वाली भूमि क्या, दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहते हैं? व्यंगन वेल्लन बगाई। चलते हैं, देखिए ये हमारा लास्ट, ये ध्यान नहीं आ रहा है इनमें से कौन सही है, आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए इनमें से जो हमें लगा, हमें इस्ट्रा को क्या बताना चाहिए, इस्ट्रा को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो प्रश्न की प्रश्न पूछा जाता है इनमें से ज्यादा, तो इसमें बौद्ध संगीत और जैन संगीत के बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई, इसमें पूछा नहीं गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीटी में पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है पूछा जाए। इसलिए बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कौन कौन? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी, चौथी कहाँ, किसके शासनकाल में हुई थी, और कौन बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। स्थान, शासनकाल या फिर अध्यक्ष, कोई पूछ सकता है। इस तरीके से जैन धर्म में अध्यक्ष और स्थल पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध आया नहीं पूरा, चलिए ठीक है, बौद्ध समझ लेंगे आप इसको। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। तृतीय कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रथम राजगिरी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। देखिए पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय किसके समय में हुई थी? अशोक के। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष कौन कौन? जो पहली बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, देख सकते हैं महाकश्यप। दूसरे के सवाकामी, दूसरे के सवाकामी। तीसरे कौन थे? मोगलीपुत्र। और चौथे के वसुमित्र और अश्वघोष। जैन धर्म की जो बौद्ध संगीति उसको चर्चा कर लेते हैं। जो पहली और दूसरी, ये दो महत्वपूर्ण थे। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? समाज श्रवण। स्थान कौन सा है? पहले का है पाटलिपुत्र और दूसरे का है बल्लभी। तो हमने देखा, आपने पिछले वीडियो में बताया नहीं, वीडियो को कैसा लगा। देखिए अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पर व्यूज जा रहे हैं लेकिन कोई अपना राय नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि आप अपना राय दीजिए इसके बारे में। हमारी जो कमियां हैं उसको बताइए, जो हमारी अच्छाई हैं उसको बताइए। कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अपने अगले सेशन में। देखिए अगला सेशन कब होगा? अगला सेशन हो सकता है आज ही हो जाए या तो कल सुबह 9 बजे। देखिए अगले सेशन किस पर होगा? प्राचीन इतिहास से ही होगा, इतिहास से ही होगा लेकिन मध्यकालीन इतिहास से। अगला सेशन इतिहास से होगा लेकिन मध्यकालीन इतिहास से। चलिए इसको खत्म करते हैं। देखिए वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए जय हिंद।